एक पॉइंट पे ऐसा आया भी मन में कि मैं सब छोड़ दूँ और यहीं पे बस जाऊँ। बहुत लोग ये पूछते कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, हमको देखना है तुमको वापस, क्यों काम नहीं कर रही। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं काम कर रही हूँ। मैं ना एकदम से ब्लैंक हो गई, डायरेक्टर बहुत चिढ़ गए और वो साउथ इंडियन डायरेक्टर थे, वो हैदराबाद से आए थे। उन्होंने जो चिल्लाना शुरू कर दिया सेट पे, कौन लेके आया इसको, कौन किस, इसको पता नहीं क्या करना है, ये करना नहीं। और मैं बड़बड़ 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 रोने लगी। ऑब्वियसली जो जीवन में होना है वो तो होता ही है, लेकिन कहीं आप ऐसा वो ना हो जाए आपके ऊपर कि बम्बार्डिंग हो जाए कि यार मुझसे गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया। नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। सोच समझ के करो, गलत होगा उसको भी फेस करने की ताकत रखो, सही होगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। देखो अभी तो मेरी मॉम का ऐसा है कि हम 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो जाए, दोनों के बच्चे हो जाए। इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मॉम हमेशा, एक मॉम की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है। तो मैंने तो मम्मी को बोला, मम्मी थोड़ा शांति रखो, मेरे बारे में थोड़ा शांति रखो, लेकिन हाँ बहन के लिए अपने सारे सपने पूरे कर लो। मेरा जो जीवन आगे बढ़े, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो म्यूज़िक करियर में हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसा हो जाए मेरे जीवन में कि लोग मुझे देख के सिर्फ यही बोले राधे राधे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार स्नेहा वाघ। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। और ये बनता भी था क्योंकि हमारी आपकी जब बात हुई थी तब आप शायद वृंदावन में थी जी। सबसे पहले किस तरह का अनुभव, किस तरह का एहसास आपके दिल में चल रहा था? वृंदावन का पूछ रहे हैं? वृंदावन का तो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब मैं जब लास्ट ईयर पहली बार गई तो मुझे वहाँ से इनविटेशन आया था चंद्रोदय मंदिर से कि आप आइए एक बार वृंदावन हमारे साथ रहिए, घूमिए वृंदावन, देखिए कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है, भक्ति कैसी होती है। मुझे बुलाया तो मुझे पहले लगा कि कोई मंदिर से मुझे इनवाइट क्यों करेगा। तो मैंने अपनी मैनेजर से बोला कि आप देख लो ये स्कैम तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं स्नेहा, सही है, सब ओरिजिनल है, ऑफिशियल है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो गए तो बस गए तो हो ही गए, मतलब वृंदावन के ही हो गए। हाँ बस गए वहाँ पे। तो हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे आपके सोशल मीडिया पर, एक जब इस तरह की चीज़ें जब एक आर्टिस्ट करता है, आमतौर पर जब एक नॉर्मल या ज़िंदगी में कोई ऐसा करता है तो लोगों को लगता है कि एक रुझान, एक अलग तरीके से सुख मिलने लगता है। तो अगर आप जानना चाहें, आपका जो रुझान है इंडस्ट्री से हटके उधर ही जाने लगा है, या आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसे देखो, काम तो हम छोड़ नहीं सकते। एक पॉइंट पे ऐसा आया भी मन में कि मैं सब छोड़ दूँ और यहीं पे बस जाऊँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब वहाँ पे आपका स्टेटस, आपके पैसे, आपका दिखना, आपका रहना, उठना सहना कोई मतलब का नहीं है। वहाँ पे आपको अगर जज भी किया जाएगा तो इस लेवल पे किया जाएगा कितनी भक्ति करते हो आप, कितना आपके मन में प्रेम है, उस पे आपको जज किया जाएगा। इस चीज़ से जज नहीं किया जाएगा कि आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, आप दिख कैसे रहे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, कुछ नहीं। वहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, एक है श्री जी मतलब राधा रानी और एक है कृष्ण, उनके अलावा और कुछ नहीं वहाँ पे। एक पॉइंट पे आया भी मुझे कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं आ जाती हूँ वृंदावन, मैं यही बस जाती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ के बड़े संतों से मिली, मैंने जब उनसे बात की, जो मतलब जिनका भजन बहुत ज़्यादा है, जो कृष्ण प्रेम में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उन्होंने मुझे कहा कि स्नेहा अपने कर्म मत छोड़ो। मतलब उन्होंने बोला कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके मम्मी पापा, आपके घर, आपका कर्म जो है वो मत छोड़ो। क्योंकि ऐसा बहुत आता है कि ये है ही, श्री जी का प्रेम ऐसा ही है, राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो और बस श्री जी के प्रेम में बस वहीं रह जाओ। लेकिन कर्म, जब आपका जन्म हुआ है तो आपके कर्म सेट हुए लाइफ में, वो मत छोड़ो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मत छोड़ो, वो करो और भक्ति करो, दोनों को साथ लेकर चलो। फिर दिमाग में आया कि नहीं ये सही बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो बस कोशिश तो यही है कि दोनों मैनेज करके चलें।
जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस आते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक और आर्मी है, वो ट्रोलिंग वाली आर्मी है। लोग यही कमेंट्स करते हैं, अरे काम नहीं है इसलिए यहाँ पहुँच गए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बट रियली आपको इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें, या आपको भी इस तरह से चीज़ें जब देखती हैं तो? देखो ऐसे तो मुझे अभी तक किसी ने ट्रोल किया नहीं है, लेकिन किया भी होगा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोग ये पूछते कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, हमको देखना है तुमको वापस, क्यों काम नहीं कर रही। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं काम कर रही हूँ। जी। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही हूँ। मैंने पिछले साल एक मूवी की, हिंदी मूवी की, द ताज स्टोरी। वो इस साल रिलीज़ होगी और इस साल भी मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सिर्फ ये है कि टीवी में आजकल क्या हो गया कि थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है माहौल। मतलब आपको भी पता है, सबको पता है कि शोज या तो अच्छे बन नहीं रहे और कंटेंट अच्छे बन नहीं रहे, और अगर बन भी रहे तो चल नहीं रहे। और मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी काम करना मुझे पसंद नहीं है कि मतलब हाँ, मतलब वैसे ही हाँ हूँ कर ले, सिर्फ काम के लिए काम नहीं करना। अच्छा काम होना चाहिए, मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो वो वैसा कुछ हो नहीं रहा था। जो भी शोज आ रहे थे जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे क्यों ये क्यों ऐसा, क्यों ये तो कोई भी कर सकता है। मतलब कोई भी एक्ट्रेस आप ले लो, वो कर लेगी, और मुझे इतना वो चैलेंजिंग नहीं फील हुआ। तो मैंने छोटा सा, ऑब्वियसली ब्रेक भी बनता है, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरे सारे फैंस को भी पता होगा कि मैं ना कभी कभी 1-1 साल का ब्रेक ले लेती हूँ, कि मतलब 1-1 साल काम ही नहीं करती। वो मैं अपने ऊपर वो टाइम खर्च करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सेल्फ ग्रोथ होती है जो, वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो उसमें मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो अभी ऐसा हो गया कि वो सेल्फ ग्रोथ का जो टाइम है वो वृंदावन में हो गया। जो खुद को एक लेवल हम्बलनेस पे लाना, जो ग्राउंडिंग बोलते हैं आप, वो हो गया वृंदावन में हो गया। तो सब वृंदावन में हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, काम है तो बॉम्बे आ जाओ, काम कर लो, चलो भागो भागो वृंदावन भागो, ऐसे हो जाता है मेरा एकदम। हाँ, जाओ मंदिर जाओ, मंगल आरती करो, मस्त प्रसादी खाओ, सेवा करो मंदिरों में, बढ़िया मजा आता है। और ये अपनी खुद की एक होती है ना कि हमें क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। आपने बोला इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसने आपको ना वापस ले चलते हैं उस दुनिया में जब आप पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब आपको पता भी नहीं था कि आपको एक्ट्रेस बनना है। आई थिंक 13 साल की उम्र से काम करना शुरू किया आपने, तो 12 साल की उम्र तक नहीं पता रहा होगा कैसे ये एक्टिंग का रुझान हुआ, कैसे एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर आया। थोड़ा आज उसको आप खुल के बताइए। खुल के बताने की बात ये है कि मुझे एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैं एक क्लासिकल डांसर थी, ठीक है, तो मैं डांस परफॉर्म करती थी। मैं बहुत सारे क्लासिकल जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, जैसे शिव स्तुति हो गया, देवी स्तुति हो गया, गणपति वंदना हो गई, ये सब मैं करती थी। और मतलब पता नहीं मुझे किसने कहाँ देखा, और जो कलर्स टीवी है अभी, वो पहले होता था ई टीवी, ठीक है। ई टीवी मराठी पे एक शो आता था नूपुर, जो एक डांस प्रोग्राम था, वो कंपटीशन थी। तो वो ना, मैं उस पे मुझे बुलाया उन्होंने, तो मैं पहला वो जीती, फिर दूसरा जीती, फिर फिनाले, फिर ग्रैंड फिनाले, पता नहीं मेगा फिनाले जो होता था वो जीतती जाती थी ऐसे, क्योंकि डांस मेरी वो थी, मतलब वो डांस मेरी, बोलते ना, डांस मेरी पूजा, डांस मेरी आराधना, वैसे था। तो पहला प्यार था। तो मैं बस करती जाती थी, जीतती जाती थी। तो ईटीवी मराठी में एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, मुझे आज भी याद है, शी वॉज सो वंडरफुल। उन्होंने मुझसे नहीं, उन्होंने मम्मी से पूछा कि हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है, क्या आपकी बेटी को हम ले सकते हैं उस प्रोग्राम में। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमको तो पता नहीं है सब चीज़ें, एक बार जाते पापा से पूछते हैं इनके। जब पापा से पूछा, पापा ने साफ मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, हमारी बेटी ये सब नहीं करेगी, ऐसा वैसा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मम्मी ने फिर मुझसे पूछा तुझे करना है, तो मैंने बोला मम्मी ट्राई करने में क्या है, मतलब उस वक्त वो क्यूरियोसिटी होती है ना, मतलब देखते हैं कि होता क्या है। तो मम्मी ने पापा को कन्विंस कर लिया कि 3 दिन का ही शूट है, देखते हैं, मैं तो रहूँगी ही साथ में, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे कैमरा एंगल्स, स्क्रिप्ट कुछ नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या होता है। तो मैं अपना, हम लोग क्या डांसर्स, जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं वो अपने में रहते हैं, मस्त रहते हैं, म्यूजिक सुनते, अपना अपना अंदर ही अंदर उनका कोरियोग्राफी चलता रहता है डांस का, हाँ वही चलता रहता है। तो मैं भी वैसी ही थी बिल्कुल।
मैं गई, बस उन्होंने बोला कि मैम आपको ये पहनना है, ये है आपका मेकअप, ऐसा ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये करें। मैंने बोला वाह स्क्रिप्ट भी आई। अब मुझे स्क्रिप्ट का तो नॉलेज है नहीं। मैं गई, मैं बैठ गई, मस्त मेकअप किया, मेरे गान में गाने चल रहे हैं, तभी वो वाले हेडफोन्स आते थे ना जो वॉकमैन वाले, वो चल रहा है मस्त, मैं सुन रही हूँ, हाँ 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 कर रही हूँ। अब उन्होंने बोला शूट रेडी हो गया, चलो। मैंने बोला चलो, कहा क्या करना है? तो उन्होंने बोला यहाँ बैठना है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद जीरो सब मुझे पता ही नहीं क्या डायलॉग, कहाँ से कौन सा डायलॉग, क्या बोलना है, कुछ नहीं पता। और वो था गेम शो। गेम शो में उन्होंने मुझे बाकायदा एज अ सेकेंड होस्ट बुलाया था। जो मतलब वो शो का नाम था लक्ष्यावर लक्ष्य, मतलब गोल पे गोल ऐसे। तो मैं ना एकदम से ब्लैंक हो गई। डायरेक्टर बहुत चिढ़ गए, और वो साउथ इंडियन डायरेक्टर थे, वो हैदराबाद से आए थे। उन्होंने जो चिल्लाना शुरू कर दिया सेट पे, कौन लेके आया इसको, कौन इसको पता नहीं क्या करना है, ये करना नहीं। और मैं बड़बड़ 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 रोने लगी। मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गई, क्या हो गया मेरे साथ। मेरी मम्मी को देख रही हूँ मैं, मेरी मम्मी उधर टेंशन में कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। स्कूल में आप टॉप कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स जा रहे हो, वहाँ पे टॉप कर रहे हो, सब जगह टॉप कर रहे हो, और ये अचानक से क्या हो गया एकदम से। आई स्टिल रिमेंबर उस रात में, मतलब हमारा शेड्यूल था ना कि मतलब दिन के कुछ 6 या 7 एपिसोड्स उनको करने थे। उसमें से 1 या 2 हुए होंगे, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब पूरा फोकस मुझ पे आ गया। सब बोलो पूरा अग्रेशन मुझ पे था। सेट वाले सब परेशान, डायरेक्टर परेशान, प्रोड्यूसर परेशान। मैं घर गई और मैं रो रही थी, ठीक है। मैं रात भर सोई नहीं उस रात। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो गया, कि मतलब ये हो गया अपने साथ। फिर ना मुझे मम्मी की आवाज़ आई, मम्मी भी रो रही थी। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मतलब अब हाँ, हम तो रो लेते, लेकिन माँ का रोना बहुत बेकार लगता है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता स्नेहा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं गई, फुल एनर्जी के साथ गई। मैंने बोला स्क्रिप्ट लाओ पहले क्या बोलना है वो बताओ मुझे। हाँ, वहाँ पे एक असिस्टेंट एडी थे, उन्होंने मेरे को बोला मुझे सिखाओ क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा होगा, ये होगा, 3 कैमरा होंगे, तो आपको ना ये कैमरा पे देख के आपको ये बोलना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। तो मैंने फुल मतलब एकदम अपने आप में रट लिया वो चीज़ कि ये करना है मुझे। ओके ओके ठीक है। गई, सेट पे बुलाया उन्होंने, डर के गई, लेकिन बैठी, मैं जैसे बैठी, और मैंने सबसे पहले अपना कैमरा ढूंढा कि कौन सा कैमरा है। कैमरा ढूंढा और उसको देखा, मैंने बोला इधर देख के डायलॉग बोला, इधर देख के डायलॉग बोला, इधर देख के डायलॉग बोला। ऐसे मैं अपने आप को हाँ प्रिपेयर कर रही थी। और फिर जैसे डायरेक्टर ने बोला एक्शन ना बोलो, तो फिर स्नेहा मुझे पता है तुम बाय हार्ट करके आई हो, लेकिन ऐसे बोलो जैसे तुम यू मीन इट, ठीक है। अब वैसे वो शूटिंग फिर हो गया। उस दिन हमने कुछ ज़्यादा शूट कर लिया, और जितना भी रिमेनिंग काम था वो हमने तीसरे दिन पूरा कंप्लीट कर लिया। हुआ यूँ कि तीसरे दिन के बाद जब पूरा पैकअप हो गया ना, वो डायरेक्टर ने मेरे को अब सामने से बुलाया मुझे उन्होंने ही किस्ड मी ऑन माई फोरहेड बिकॉज आई वाज वेरी लिटिल। ही किस्ड मी ऑन माई फोरहेड एंड ही सेड दैट स्नेहा यू हैव अ वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर, यू विल गो वेरी अहेड इन योर लाइफ। वो मेरे लिए एक फीलिंग था कि हाँ, मेरी माँ के आंसू निकले ना, ये सुनना था मुझे, ये करके दिखाना था मुझे। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब आई वॉज लाइक कि नहीं अपन अपना काम करते, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरे को एक थिएटर प्ले के लिए बुलाया गया, मराठी थिएटर प्ले के लिए। मैंने बोला भैया नहीं करना अपने को, ये अपना काम है नहीं। लेकिन उन्होंने फिर वो बहुत, मेरी मम्मी को वो बहुत कन्विंस कर रहे थे कि हम सिखा देंगे। मेरी मम्मी ने सामने से बोल दिया नहीं हमारी बेटी को कुछ नहीं आता वो हमारी बेटी को कुछ आता नहीं है, ये एक्टिंग वगैरह उसका काम है नहीं। बोलते नहीं हम सिखा देंगे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कन्विंस कर लिया। और फिर वो थिएटर प्ले हुआ, वो मैंने कर लिया। उसके बाद से फिर मुझे मज़ा आने लगा फिर, बिकॉज एक्टिंग वॉज समथिंग दैट यू नो यू वर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर, है ना। आप जिस दुनिया में रहते हो उससे अलग एक कोई नई दुनिया बन रही है, आप वहाँ जाके रह रहे हो। तो वो मुझे बहुत एक एक्साइटिंग फीलिंग आने लगी उसमें। मुझे क्यूरियोसिटी, ऑब्वियसली मैं एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो वो क्यूरियोसिटी ना कवर करने लगी। एंड देन एक्टर जो जर्नी थी, एक्टर्स जर्नी, वो शुरू हो गई वहाँ से। वहीं से जर्नी शुरू है और आज तक कंटिन्यू चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हमारी पहली हिंदी जो थी, राइट,
और वो कहानी मुझे बहुत पसंद थी, आपको याद होगा, हम लोग की फेवरेट थी। और मुझे बहुत लोगों ने हमेशा रिस्पांस दिया, फीडबैक दिया कि मुझे बहुत रिलेट करते हैं ज्योति से, बहुत बहुत अच्छी लगती थी, और हम सेट पे आया भी करते थे। जी बहुत। कैसे ज्योति का हुआ था थोड़ा बताइए, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे, कैसे वो किरदार आपके हाथ लगा, क्योंकि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। मैं तभी ना मराठी करती थी, तो मैंने तब तक मराठी फिल्में कर ली थी, मराठी टीवी शोज़ करती थी। मेरा एक शो आता था काटा रुते कुनाला, तो वो एज ए लीड। एज अ लीड, जी जी जी। तो वो वहाँ पे ना स्फेयर ओरिजिन्स ने किया था ज्योति, तो स्फेयर ओरिजिन्स से डायरेक्टली कॉल गया था राकेश सारंग जो हमारे प्रोड्यूसर थे, मराठी प्रोड्यूसर। आई स्टिल रिमेंबर हिम। ही वाज सच अ जेंटलमैन एंड ही वाज लाइक अ फादर टू मी एट दैट पॉइंट। तो उन्होंने राकेश सारंग एंड संगीता सारंग, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उन्होंने डायरेक्टली उनको कॉल किया था कि हमको ना स्नेहा को हिंदी शो में कास्ट करना है, तो क्या चलेगा? तो बोलते ट्राई कर लो आप, जो भी लुक टेस्ट वगैरह ऑडिशन वगैरह। तो मैं गई थी एक दिन, मतलब शूट पैकअप करके 11 सवा 11 बजे गई मैं, और मेरे बाल ना तभी छोटे हुआ करते थे तो मैं गई लुक टेस्ट के लिए। उन्होंने मुझे जो स्क्रिप्ट दी ज्योति की, अब वो थी स्क्रिप्ट कुछ 2-2.5 पन्ने की स्क्रिप्ट थी वो, एज अ ज्योति। मैंने बोला एक तो 2-2.5 पन्नों की स्क्रिप्ट, रात के बज रहे 11, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे हुए कम से कम 15 से 16 रीटेक, ठीक है। आ गई मैं लुक टेस्ट करके, ऑडिशन करके। मुझे पता था कि ये लोग मुझे कास्ट नहीं करने वाले, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, मैं 15 जो 16 रीटेक ले लिए, हाँ, वो इंसान को क्यों कास्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या ऐसे हो गया, 15 दिन में 15 दिन नहीं, एक हफ्ते में ऐसे हो गया कि एक हफ्ते में आई वॉज इन राजस्थान शूटिंग फॉर ज्योति। यस, तुरंत ऐसे हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमको इसको कास्ट करना है। तो राकेश सारंग, तभी मैं 3 शोज करती थी, 2 राकेश सारंग के थे और 2 दूसरे प्रोड्यूसर्स के थे। वो सबको उन्होंने कन्विंस कर लिया कि, और सबको ऐसा लगा कि नहीं अच्छा है, छोटी बच्ची है, इसको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबने अपने अपने शोज से रिलीज कर दिया मुझे, और मैं क्योंकि आज के दौर में ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अभी तो कुछ कोई नहीं रिलीज करेगा ऐसे। लेकिन इस मामले में मैं उनको मानी क्यों, because they thought that this is a good opportunity for her and a life changing part. तो उसके लिए उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया था। और फिर वो शो बहुत ही खूबसूरत बना। हाँ। और काफी बढ़िया, हर घर के लोग उसको रिलेट कर रहे थे। हाँ। आपकी लाइफ में ज्योति ने कितना चेंजेस लाया? हाँ, हालांकि ना मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ज्योति, क्योंकि तभी सोशल मीडिया, इंटरनेट नया नया आया था, सब एवरीथिंग वाज वेरी न्यू। इनफैक्ट हमको पता भी नहीं था कि गूगल नाम की भी कोई चीज़ होती है उस वक्त। तो फेसबुक चलता था वहाँ पे, तो फेसबुक के उस वक्त मेरे को फेसबुक पे इतने मेल्स आते थे कि स्नेहा हम ज्योति से कितना रिलेट करते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आता था ऑनेस्टली कि क्या रिलेट करते हैं। लेकिन जब बाद में जब शो ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मैंने सब पढ़ा कि क्या होता है, तो एवरीबडी यूज टू रिलेट टू बीइंग एन एल्डर चाइल्ड ऑफ द हाउस, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। उन चीज़ों से बहुत रिलेट करते थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे कल्चर की, हमारे देश के कल्चर की कहानी है ज्योति, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के बड़े बच्चों पे आती हैं, ना चाहते हुए भी कभी कभी आ जाती हैं, वो कैसी होती है, और उस चीज़ से लोग कैसे दब जाते हैं या अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं और दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ये हमारे देश की कहानी तब थी, अभी तो नहीं है, अभी हर कोई अपना अपना करने लगा है अब तो नहीं है ऐसा, अभी तो नहीं, अभी भी बहुत जगह है, वेरा चेंज हो गया। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि जो न्यू जनरेशन की बात नहीं कर रही मैं, न्यू जनरेशन ऐसी है कि जो थोड़ा सा होना भी चाहिए इंसान को, थोड़ा सा हो गए। हाँ थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहिए, खुद अपने को क्या करना है वो भी देखना चाहिए। लेकिन एक जनरेशन ऐसी थी, इससे पहले वाली सारी जनरेशन ऐसी थी, जिन्होंने अपनी बहन की शादी करवाने के लिए अपनी शादी नहीं की, घर को चलाने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को मार दिया।
बच्चों को आगे करने के लिए अपने आप को रोक लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ज्योति ने मुझे, भले ही मैं भी घर की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मम्मी पापा है तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती नहीं, लेकिन अभी रियलाइज होता है कि वो सीख ज्योति की है, वो सीख ज्योति ही दे सकती है कि मतलब बोलते हैं ना, दो आंखों की एक है ज्योति, एक से हंसती एक से रोती। तो यही वजह है कि आज भी ज्योति दिल में है, आपके भी दिल में और आपके फैंस के भी दिल में अभी भी है। लोग आज भी उस चीज़ को याद करते हैं। छोटी बहन श्रुति झा, हाँ हाँ, आज भी बात होती है? कभी कभी होती है, मैसेज वगैरह भी, बर्थडे पे विशेस करते हैं, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी वो बहुत पॉपुलर है और ऐसा इंडस्ट्री में होता है कि जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हो तो शायद वो रिश्ते, वो नाते वैसे नहीं रहते। तो आपको भी ऐसा फील होता है कभी? नहीं नहीं, तभी भी हम लोग वैसे थे कि अपने अपने में काम करने में बिजी रहते थे वो, और अभी भी वैसे ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे बदल गया, ये बदल गया, कुछ नहीं। हम अपने अपने जीवन में व्यस्त है और मजे में है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे उस समय आप शो की लीड थी, राइट, और वो एक कह सकते हैं सेकंड लीड थी वो, बट अभी आज के दौर में वो बहुत आगे निकल गई हैं, जैसे जैसे उनका शो बहुत पॉपुलर हो गया था। तब तब ऐसा रियलाइज़ होता कि यार शायद मैं भी बहुत आगे जाती, कुछ ऐसा feel नहीं होता नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो, हर किसी का एक अपना जर्नी पाथ होता है। मैं अपनी जर्नी जी रही हूँ, वो अपनी जर्नी जी रहे क्योंकि हैं। आप उस समय बहुत पॉपुलर थे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक होता है ना फीलिंग कि यार कई नहीं दफ़ा ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट हर किसी को ग्रो होना चाहिए लाइफ में, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, ये है, हर कोई है, हर किसी को ग्रो होना चाहिए। और हर कोई अपनी लाइफ की जर्नी पाथ जीता है। मतलब आपकी डेस्टिनी आप जीते पहले ही से हो। डिसाइडेड है यार। जी जी, डिसाइडेड हो या फ्री विल हो, जो भी कहो आप, लेकिन हर कोई अपनी जर्नी पाथ जीता है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल। मतलब ऐसा है कि अम, एक होता है ना कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि आपने, मैंने बहुत शोज किए हैं, मतलब मैंने बहुत काम किया है। मैंने हर शो में या तो अपने पाँव तोड़े हैं, या तो अपना हाथ तोड़ा है, या कुछ हुआ है मेरे साथ ऐसा। मैंने अपने आप को बहुत समर्पित कर दिया अपने काम में। अब ऐसा है कि इतना काम कर लिया मैंने, अब मुझे अपने लिए जीना है। तो मैं अभी राइट नाउ आई एम एट द बेस्टेस्ट प्लेस ऑफ माई लाइफ। या और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, हम ये लोग करेंगे। ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि जब आप बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि आप बहुत कामयाब होते हो तो सब आपको सलाम करते हैं, बट एक समय होता है, ऐसा आता है जब कई दफ़ा एक्टर्स के पास काम नहीं होते हैं तो लोग दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। हर लोग तरह से लोग कटना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब लोग आपसे दूरियां बनाने लगे या जब आप काम नहीं कर रहे थे? मैं सच बताऊँ, मेरे ना दोस्त ही नहीं है ज़्यादा इंडस्ट्री में। गिन चुन के 2-3 लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। दे आर माई वेल विशर्स। और ऐसे ना ऊपर वाले की इतनी कृपा है ना मुझ पे कि जो झूठे लोग हैं ना, वो कभी मेरे साथ टिकते ही नहीं है, कभी रहते ही नहीं है। वो अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ। तो जो लोग फेक है ना, वो मुझसे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बोलेंगे कि अरे ये तो ये नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो वो लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अब की बात नहीं है, बहुत बहुत स्टार्टिंग से बात यही है। क्योंकि मैं, आई एम वेरी रियल। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगता है इस चीज़ से लोग बहुत डरते हैं कि अगर इसको अच्छा नहीं लगेगा तो ये बोल देगी। तो मुंह पे ही बोल दे। वो हाँ, तो पहले से ही वो थोड़े से एक वन दूरी हैंड डिस्टेंस पे ही रहते हैं। और बहुत 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 कम लोग हैं जिनसे मैं आज भी टच में हूँ, एंड दे आर ऑल स्टिल गुड फ्रेंड्स विद मी। इंडस्ट्री से बहुत गिन चुन के हैं, बाकी बाहर से, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से भी बहुत लोग हैं। जो भी 2-3 लोग हैं, बहुत मतलब 2-3 लोग हैं, वो भी आज तक मुझसे वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे पहले थे। ओके। इंडस्ट्री का एक ही बड़ा सच है कि काम बहुत मिलता है बट ऑल ऑफ सडन चीज़ें बदल भी जाती हैं। कभी स्नेहा आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपका बहुत मुश्किल से वो ऑडिशन हो के आप सेलेक्ट हुई, सब कुछ हुआ, और फिर रातों रात वो काम आपके हाथ से चला गया, वो आज भी उस बात का आपको मलाल है? नहीं, ऐसा तो कभी मुझे नहीं याद आ रहा ऐसा कभी हुआ कि रातों रात काम चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि इस शो के लिए आप फाइनल हुई थी बट नहीं हो पाया, आपको लगा कि नहीं मुझे इसमें होना था? ऐसा कुछ है? मुझे तो याद ही में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं काम के मामले में बहुत चूजी हूँ मैं। नहीं याद आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि काम के मामले में आई एम वेरी चूजी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो ही मैं, आई पिक इट अप एंड आई डू इट। क्योंकि आप इतना अपना 200% अगर किसी चीज़ के लिए डालोगे और वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? तो आई थिंक शोज़ भी मेरे पास ऐसे ही आते हैं जो चैलेंजिंग हो थोड़े से।
आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे नहीं याद आ रहा मुझे जहाँ तक पता है, इसलिए मैंने जो सवाल किया, क्योंकि हर शो आपका, मतलब जैसा आपने बोला ना, आपका वही था जो बिल्कुल अलग अलग चैलेंज था, राइट? तो इस चक्कर में, और अभी एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला सच ये भी है कि इंडस्ट्री में हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पर, या आपका कोई अपना नहीं है इंडस्ट्री में, तो फिर एक बड़ा काला सच जिसको कास्टिंग काउच कहते हैं। क्या इसने आपका कभी कोई वाकया कभी सामना हुआ? अगर हुआ तो आपने कैसे हैंडल किया? कास्टिंग काउच से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं साधारण टेलीविजन करने वाली आपने सुना होगा बहुत सारे बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है। और मुझे टेलीविजन से ज़्यादा मुझे लगता है बॉलीवुड में ये चीज़ें होती है ना, फिल्मों में, हाँ फिल्मों में ज़्यादा होता है। मेरा इसके लिए सामना नहीं हुआ क्योंकि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। प्रोबेबली आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस। काम है तो है, नहीं है तो नहीं है। घर पे बैठो, दाल चावल खाओ, मस्त रहो अपने और लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है रिसेंटली जो एक मूवमेंट आया था मी टू, जिसका कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है और कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया भी है, तो उस कारण थोड़ा सा एक डर का माहौल भी है। डर का माहौल मतलब एक डर नहीं होना चाहिए। देखो मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए किसी भी एरा में। मैं हाँ, मैंने पढ़ा है बहुत लोगों के बारे में कि जिनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता। कुछ लोगों ने उसके लिए ऐसी भी, मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है ना, कर लो ना, तो रोजी रोटी हो रही है आपकी, वो भी गलत है। कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आप या तो आप किसी को पसंद करने लगते हो, ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। कास्टिंग काउच इज समथिंग दैट इज, आप किसी का मतलब जबरदस्ती यूज कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। या कॉम्प्रोमाइज, या और फिर मुझे इसमें लगता है कि टैलेंट कहाँ है? फिर जो रियल टैलेंट है वो कहाँ है? एग्जैक्टली। इसमें तो टैलेंट है नहीं आपको कोई। काम तो मिल जाएगा, लेकिन टैलेंट के बल पे ही आप आगे बढ़ोगे। कितने लोग ऐसे भी मैंने सुने हुए हैं जिन्होंने दे सरेंडर्ड बट दे डोंट हैव वर्क, बट दैट इज रॉन्ग, राइट? I think one should not be over ambitious. One should be ambitious, but not over ambitious. I think over ambitiousness is something that will kill your conscience. कॉन्शियस को किल मत करो, अपने अंतरात्मा को किल मत करो, वो गलत हो जाता है फिर। स्नेहा, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो? कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? और जब आप बहुत टूट जाते हो तो कैसे आप अपने आप को संभालते हो? मुझे नहीं लगता पिछले कुछ सालों से मैं टूटी हूँ। आई मीन दुख होता है कई दफ़ा, हर किसी की लाइफ में अप डाउन होता है, लेकिन मेरा एक तो मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा बहुत स्ट्रांगली खड़ी हुई है, हमेशा। ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप जो मतलब एक पॉइंट ऐसा भी था कि मैं डिप्रेशन में आई कुड हैव स्लिप्ड वेरी इजीली, कि मतलब मेरे साथ कुछ अनघड़न हो ही जाता। लेकिन तब मैंने ना अपनी फैमिली को देखा और मैंने ये देखा कि एक ना मतलब बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आई वुड रियली लव टू मेंशन। मेरी पापा की एक बात थी कि जब बच्चे कुछ गलत करते हैं और उस न्यूज़ में आती हैं वो चीज़ें, तो मेरे पापा ने ऐसे ही बोल दिया था, मतलब एक हम आप ये भी कि डिप्रेशन में बहुत सारे लोग सेल्फ किलिंग करते हैं, जो विच आई डोंट सपोर्ट। तो ऐसे ही किसी का सुसाइड का न्यूज़ आया था जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था वो देख के। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वो देख के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एज वगैरह बहुत कम थी, ये सब चीज़ें थी। तो मेरे पापा ने ना, जस्ट हम लोग न्यूज़ देख रहे थे और हम लोग सब देख के एकदम से वो हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया। और मेरे पापा ने बस एक छोटी सी बात बोल दी कि ये बच्चे ऐसे कैसे कर लेते हैं, अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि मतलब बाद में क्या होगा। और वो बात ना बहुत दिल पे लगी मेरे, मतलब उन्होंने तो एकदम ऐसे क्विकली एकदम स्पॉन्टेनियसली बोल दी, लेकिन वो बात बहुत दिल पे लगी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मम्मी पापा ने हमको बचपन से बड़ा किया, तो हमारे बड़े होने के बाद
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट स्ट्रक मी वेरी हार्ड. और उसके बाद से फिर कभी ऐसा मतलब कुछ होता भी है लाइफ में, ऊपर नीचे हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, निकल जाएगा. सेल्फ हार्म मत करो अपने आप को. टाइम्स होते हैं, हर किसी के लाइफ में फेजेस आते हैं, ऊपर नीचे होता ही है. ऐसा कोई इंसान ही नहीं है कि जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना आए. ये तो फेजेस ऑफ लाइफ है. आपके अगर जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे तो आप भूत हो. सही बात है कि नहीं? आप कोई दूसरे प्लैनेट से आए हो. तो अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं आपके लाइफ में. आपको तो जीवन, आपका लाइफ तो पूरा करना ही है. तो जीते रहो यार, मस्त में रहो. मैं तो बोलती हूँ, अभी तो मैं बोलती हूँ मस्त भक्ति करो भगवान की, खुश रहो, मस्त खाना खाओ बढ़िया. बट मॉम डैड हमेशा जैसे आपने बोला बच्चों को लेकर हमेशा कंसर्न उनका रहता है. मम्मी पापा आपको लेके क्या कहते हैं, क्या आपकी लाइफ को लेके क्या बोलते हैं? क्योंकि माँ बाप तो देखो ये भी सच है कि ऑल टाइम तक, मतलब बोला नहीं चाहिए फिर भी, ऑल टाइम तो रहने वाले नहीं है वो. उनको डर होता होगा, कुछ तो कहते होंगे आपको कि क्या? देखो अभी पापा तो मेरे हमको छोड़ के चले गए कोविड में, विच वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर द होल फैमिली. बट पापा की सारी बातें हैं हमारे साथ. अभी पापा का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ. एंड आई थिंक इट्स ओनली हिज आशीर्वाद कि हम सब अपने जीवन में इतना अच्छा करें. मेरी बहन अच्छा खड़ी है, मैं अच्छा कर रही हूँ. मेरी माँ टूट गई थी लेकिन शी इज़ नाउ ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन हर 2 feet. तो बोलने का ये था कि उन्होंने ना हमेशा मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, हर चीज़ में मेरे वो खड़े रहे. उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि तुझे ये क्यों करना है, तुझे ये नहीं करना है. उन्होंने हमेशा ये बोला करना है सोच समझ के करो. उनकी सीख है कि करना है आपको बिंदास करो, सोच समझ के करो, कॉन्स एंड प्रोज दोनों जज करके करो कि ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो हो सकता है. तो आप ना ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो. तो ये सीख है उनकी मेरे साथ जो कभी जाएगी ही नहीं. मेरी मम्मी आज भी मुझे बोलती है कि तुझे जो करना है कर, लेकिन सोच समझ के कर. कल को अगर कुछ गलत हो गया तो तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा रिग्रेट हो गया लाइफ में. कोई भी चीज़ ऐसी मत करो कि रिग्रेट करना पड़े लाइफ में कि ये गलत हो गया मेरे साथ. ऑब्वियसली जो जीवन में होना है वो तो होता ही है, लेकिन कहीं आप ऐसा वो ना हो जाए आपके ऊपर कि बम्बार्डिंग हो जाए कि यार मुझसे गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया, मुझसे गलत हो. नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए. सोच समझ के करो. गलत होगा उसको भी फेस करने की ताकत रखो, सही होगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही है. तो आपको मॉम को लेकर के कुछ सपने हैं? आप जैसा बोला आप बचपन से लेके मतलब फर्स्ट आपका जो करियर का जो डिसीजन था उन्होंने लिया था तुझे करना है. हाँ. और आज तक आपके साथ उसी तरह से रहती हैं. हाँ. तो मॉम को लेकर आपका क्या सपना है, आपके क्या सपने हैं उनको लेकर के? देखो अभी तो मेरी मॉम का ऐसा है कि हम 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो जाए, दोनों के बच्चे हो जाए. इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मॉम हमेशा, एक मॉम की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है. तो मैंने तो मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा शांति रखो, मेरे बारे में थोड़ा शांति रखो, लेकिन हाँ बहन के लिए अपने सारे सपने पूरे कर लो. असली ज्योतिर्मन. तो मतलब मुझे ऐसा अभी है कि देखो जो होना है लाइफ में वो होगा. अगर मेरी शादी होनी है, अगर उस तरीके से जीवन जीना है तो वो होगा, अगर इस तरीके से जीवन जीना है तो ये होगा. मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी, क्योंकि मैं बोल के गई थी मैं 7 दिन के लिए जा रही हूँ और मैं 3 महीने आई नहीं थी. उनको लगा हमारी बिटिया तो चली गई. मेरी मम्मी डर गई, बोलती संन्यास ले लिया मेरी बच्ची. हाय राम. नहीं, बहुत लोगों ने भी बोला होगा, आई एम श्योर. हमने भी जब वीडियो देखा और बहुत महीनों तक आप वहीं थी, मैंने आपको कॉल भी किया था कि आप कब आ रहे हो वापस मुंबई. तो ऐसे बहुत सारे कॉल आए होंगे आपको? बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे लोग डर गए थे. मैंने बोला देखो अगर संन्यास लेना होगा मुझे तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा. और संन्यास लेना इतनी साधारण चीज़ नहीं है कि मतलब बस आपने डिसाइड कर लिया और संन्यास ले लिया. तो ये 2 चीज़ें हैं कि अगर लेना होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर लेना है तो वो बहुत मुश्किल है. वो बहुत मुश्किल है. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पूरा जीवन आप त्याग रहे हो, पूरा आज तक आपने जो जिया पूरी जिम्मेदारी पूरा त्याग रहे हो. तो वो इतना इजी नहीं है कि ऑब्वियसली मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, तो कहीं ना कहीं भले ही वो आज दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है.
तो नहीं, इतना आसान नहीं है त्याग देना। और जो आप संतों को देखते हो जिन्होंने त्याग दिया है, उनका मेरा बहुत मतलब उनके लिए मेरे लिए सच में नमन है, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि इट्स नॉट इजी। मतलब मैंने देखा है लोगों को, मतलब आप खाना भी खा रहे हो तो आप वो खा रहे हो जो आपको मिला हुआ है। जी, आप तो अपनी भिक्षा मांग के भी लोग हाँ, मधुकरी बोलते हो जिसको, आप वो खा रहे हो जो मतलब जो दान में आपको हाँ मिला है। आप वहाँ रह रहे हो जहाँ बैठना भी आपके लिए मुश्किल है बहुत देर तक। आज आप जमीन पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आप कमर दुखने लगेगी, पाँव दुखने लगेंगे, सर पकड़ लेगा, ये हो जाएगा। आप वैसा जीवन जी रहे हो, तो इतना आसान नहीं है संन्यास लेना। बट मम्मी को डर, जैसे बोला आपने, मम्मी को डर हो गया था। लाइफ ना, ज़िंदगी में कहा जाता मूव ऑन करने का, बहुत मेरी भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बट मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में इंसान को, चाहे किसी भी वजह से, चाहे वो फैमिली हो या खुद के लिए हो या फिर समाज के लिए हो। कभी स्नेहा सोचती हैं अपनी लाइफ में दोबारा प्यार या अपनी लाइफ को वापस शादीशुदा ज़िंदगी में बदलने के लिए? देखो मैं ऐसी लड़की हूँ जो ना, अभी तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं ना प्लान नहीं करती कुछ हुई कि मतलब क्यों मैं प्लान करूँ जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कल सांस ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। तो मैं प्लान करके क्या मिलेगा मुझे? आज में जियो, आज आप देखो आज आपका कितना खुश है, आज आपका कितना अच्छा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे रह रहे हो, उसमें जियो। मतलब दिस इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज बिगेस्ट गिफ्ट्स ऑफ लाइफ जो हम लोग बोलते हैं ना, सब लोगों ने सुना होगा कि पास्ट वाज वर्तमान पास्ट, में जियो। टुडे इज अ Yeah, प्रेजेंट, exactly. टुमारो इज फ्यूचर, वी डोंट नो। बट ये जब आप जीने लगते हो ना, तो आप असली में खुश हो जाते हो। लोग बोलते हैं सेल्फ लव। वॉट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज लिविंग इन द प्रेजेंट। सेल्फ लव इज कि आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं हरी जी के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मजे में हूँ। मुझे नहीं पता 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं मस्त हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है वर्तमान में जीना, जी। ये निर्णय। हाँ, और यही एक्चुअली आपका यही लाइफ पर्पस भी है Yeah. कि अभी में जियो, कल की परवाह मत करो, कल जो हुआ उसकी परवाह मत करो, कल जो होने वाला है उसकी परवाह मत करो, आज में जियो, आज में रहो, देखो आपके साथ क्या हो रहा है। बोलना बहुत आसान है कि कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, तुम्हारे पास है तो उसको आप ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल फील करो। लेकिन आप जब वो जीने लगते हो ना, तब असली में मजा आता है, और तब आपके आसपास भी देखना लोग भी खुश रहेंगे। हाँ, बट वही मैं कह रहा था कि मम्मा को तो चिंता होती होगी, होती है, वो तो होगी ही, वो तो मम्मी आप है। कैसे चुप कराते हो या आप कैसे उनको समझाते हो? मैं तो अभी समझाती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ, मम्मी हो ना, हो जाएगा, आप क्यों टेंशन लेते हो ऐसे एकदम। या फिर बट जैसा आपका कहना है कि अब सोच समझ के नहीं, मतलब जो है हाँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। चलिए, वृंदावन में गए हो आप, सिर्फ गए ही नहीं हो, बिहारी जी के भक्ति में लीन हो चुके हैं आप, आपको पूरा हम देख भी रहे हैं। ये आप थोड़ा बताइए, जो आपने पहना है ये सब ये कंठी माला है, ये तुलसी माला है इसको बोलते हैं। ये जो छोटी माला है, ये मैं जब पहली बार वृंदावन गई थी तो वहाँ मुझे दिखी, और मुझे मतलब ऐसे देख के मुझे इतना वो हो गया कि मेरे साथ जो दीदी थी, मैंने उनसे पूछा कि दीदी मैं पहन सकती हूँ कंठी माला? तो उन्होंने 2 मिनट सोचा, क्योंकि ये तो बॉम्बे रहती है, पता नहीं इनका रहन सहन कैसा है, एक्ट्रेस हैं, खान पान कैसा है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला पहन लो, बाकी का काम कंठी माला तुलसी जी कर लेंगी, वृंदा देवी कर लेंगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये वृंदा देवी मतलब वृंदावन इज एक्चुअली तुलसी, वृंदा इज तुलसी मैया, वृंदावन इज तुलसी मैया का वन। तो ये वृंदा देवी के मंदिर ही हम लोग गए थे, वहीं मुझे ये कंठी माला दिखी, और वहीं मुझे ऐसे प्यार हो गया, मतलब ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हो आप। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि देखो वृंदा देवी के मंदिर में हो, मन कर रहा है पहन लो, आगे का वृंदा देवी देख लेंगी। और बस वही हो गया, मैंने तो पहन ली, लेकिन फिर मेरा जीवन ही बदल गया। या वही कहते हैं ना कि आप भले धारण कर लो, बट आप उस चीज़ को भाव भक्ति के साथ जब अपनाते हो तो वो वैसा की दिनचर्या होनी चाहिए, राइट? हाँ, होनी भी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। मतलब आप गलत चीज़ों से बचो, या गलत कामों से बचो, संगत। गलत व्यवहार से बचो, गलत संगत से बचो, गलत आदतों से बचो, जो हमारे खान पान की गलत आदतें हैं उनसे बचो। वो अपने आप, मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया, वो अपने आप हो गया सब। स्नेहा, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में आपको, पलट के आप पीछे देखते हो, कुछ रिग्रेट होता है? किसी बात का रिग्रेट होता है? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, सच रिग्रेट नहीं होता मुझे। मैंने ना आज तक जो जीवन जिया है,
उस जीवन ने मुझे आज बनाया है। मतलब एक होता है ना वो मिट्टी जो होती है ना, घड़ा, हाँ, वो उसको कितना आप पीटते हो ना, तब जाके वो मिट्टी सॉफ्ट होती है, तब जाके वो राउंड बनता है, उसको आप शेप देते हो, यहाँ से काटते हो, वहां से काटते हो, ये वो चरखा चलता रहता है। चरखा अपना जीवन है, वो चलता रहता, मतलब वो डे नाइट चलता रहता है। वो मिट्टी में आप मतलब आपके जीवन को आप तराश रहे हो, कर रहे हो। और आई एम डेफिनेटली श्योर व्हेन आई विल डाई आई विल बी, मतलब आई मस्ट हैव लिव्ड सो मच ऑफ अ गुड लाइफ। तो तराशा हुआ घड़ा वो सुंदर ही दिखेगा, वो खराब नहीं दिखेगा। तो ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है अभी, जो जिसको आप संन्यास बोल रहे हो, नहीं, मैं संन्यास नहीं ले रही। और आप जैसा बोल रहे हो, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना कि जब आप ऐसा कुछ करने लगते हो लोगों को लगता है, क्योंकि आप सच में बहुत दिनों तक चले जा रहे हो, तो लोगों को लगता है कि अब नहीं आएंगी। देखो वो जो मैं जाती हूँ ना, वो श्री जी राधा रानी की कृपा है मुझ पे, ठाकुर जी की कृपा है, उनका प्रेम है। जैसे मैं जिस मंदिर से जुड़ी हूँ, राधा रमन जी के मंदिर से जुड़ी हूँ, तो वो ऐसे हो गया मुझे, मैं उनको देखती रही और मुझे उनसे प्यार हो गया। तो प्यार वो ऐसा वाला हो गया जो प्रेमी का प्यार हो जाता है। अब ज़्यादा तो मैं इसमें बता नहीं सकती आपको, लेकिन अब मुझे जब यहाँ रहते हो ना तो उनकी बहुत याद सताती है। मतलब क्या बात है, मतलब ऐसे होता है कि अरे जाऊं, मिसिंग है। हाँ, देखूं उनको, देखूं। और मैं जब मतलब बहुत मतलब ऐसे आपने इंस्टाग्राम पे भी मेरे देखा होगा कि कभी कभी ऐसे भाव मेरे चेहरे पे होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होता है। तो मैं ना अभी डांसिंग वांसिंग भी करने लगी, मैंने देखा। डांसिंग ज्यादा नहीं करती, हाँ, घूम तो मतलब वो डांसिंग ज्यादा नहीं करती, लेकिन मंदिर में जब मैं राधा रमन जी के टेम्पल में रहती हूँ तो ना कभी कभी बहुत सारे फोटोग्राफर्स रहते हैं मंदिर में, ठाकुर जी की फोटोज खींचने आते हैं, वीडियोस वगैरह बनाने आते हैं, तो वो लोग कभी कभी ऐसी चीजें कैप्चर कर लेते हैं जो मुझे ना थोड़ा सा प्राइवेट रखने में मजा आता है। मतलब मुझे वो नहीं दिखाना नहीं है लोगों को, लेकिन वो कभी कभी दिख जाता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत पीछे रहती हूँ मंदिर में, छुपके से बैठती हूँ, मैं छुपके बैठती हूँ फिर छुपके देखती हूँ उनको, ऐसे करती हूँ मैं। तो ये देखो, ये उनका प्रेम है जो मुझे खींच लेता है वहां पे। और राधा रमन, कृष्ण प्रेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको मिल गया ना तो फिर दुनिया कुछ नहीं, वो हाथ छोड़ेंगे नहीं आपका, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में वो रहेंगे आपके साथ। और वो बार बार मतलब रुका के दिखाएंगे आपको, ये देख मैंने किया आपके लिए। दिस इज कृष्ण प्रेम, दिस इज एब्सोल्युटली कृष्ण प्रेम। एंड ना मैंने तो वहां पे ये चीज भी सीखी है कि वहां पे ना कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण भक्ति जो बोलते हैं, भक्ति बहुत कम है। कृष्ण इज प्रेम 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 प्रेम, पूरी सेवा। कृष्ण प्रेम ही है। कृष्ण में मतलब वो ना वेट करते हैं कि कब ये मुझे पुकारे और मैं दौड़ता चला जाऊं इसके पास। हम ह्यूमंस के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भगवान आपके लिए वेट कर रहे हैं कि मुझे पुकार तो मैं आता हूँ तेरे पास, आप एक स्टेप लो भगवान की तरफ, वो दौड़ते चले आएंगे। कृष्ण ऐसे है, उनका प्रेम ऐसा है। तो वो बस अभी मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना शुरू कर दूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। अब ये वही कह सकता है जो भाव कर सकता, जो फील कर सकता है। मेरे सारे रोंगटे भी खड़े हुए, क्योंकि जो फील करता है वही समझ सकता है, ये कहने वाली बात नहीं होती है। और जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो आपको किस बात की चिंता फिर अब उनकी, मैं तो बोलती थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो होगा मेरे साथ अच्छा हुआ वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुरा हुआ तो भी मैं आपसे लड़ूंगी। अब आप देख लो, तो वो भी डर जाएंगे, कह रहे मुझे तो अच्छा करना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। गाना भी गा रहे हो आप, और बहुत खूबसूरत गाना भी है, तो ये वाला कैसे आइडिया है कि नहीं ऐसा कुछ गाना वाना? ये तो एब्सोल्युटली वृंदावन के प्रेम से आया है ये, क्योंकि सिंगिंग का मेरा कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मेरे घर में है क्लासिकल सिंगर्स है, म्यूजिशियंस भी है, मेरे कजन्स हैं जो क्लासिकल तबला वगैरह बजाते हैं, वो सब है। लेकिन जब मैं गाती थी तो मुझे बोलते थे तू रहने दे तू मत गा। लेकिन ये ना, ये वृंदावन में रह के कि अपने आप ये चमत्कार नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके मन में वो भाव है ना जो वो अपने आप आ ही जाता है। और सबसे बड़ी सेवा जो ठाकुर जी को पसंद है वो है राग सेवा, कि आप उनके मतलब उनके प्रेम में बैठ के गाओ उनके लिए, आंसू बहाओ उनके लिए। तो ये उनको भी पसंद आता है, तो अपने आप ही हो जाता है वो। और मैंने कभी गाना सीखा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना अभी, तो हमारी जो कंपोजर्स है ना वो मुझे बोलते ना नहीं स्केल ऊपर स्केल नीचे, तो मुझे समझ में नहीं आता मतलब कैसे क्या। हाँ, तो बोलते ठीक है तुम अपने मन से गाओ, मतलब तुम अपने भाव से गाओ, जो भी है वो मैं भाव से गा लेती हूँ, वो अपने आप उनका वो सेट कर देते हैं। तो मतलब
कभी कभी अब आजकल वो भी चल रहा है ना, ऑटो ट्यूनिंग भी होती है, वो सब चीज़ें, तो वो भी हम लोग नहीं करते। मैं बोलती हूँ कि देखो आप ज़बरदस्ती करोगे मुझसे, मुझे आएगा नहीं, क्योंकि मैं कोई सिंगर हूँ नहीं। हम लोग जो गा बकायदा है, करते हैं, जो असल में वही दिखाओ। वही कर लेते हैं हम। तो वो बोलते ठीक है आप गाओ, हम म्यूजिक कंपोज कर लेते हैं। जैसा आपने कहा कि आप कोई संन्यास नहीं ले रहे हो, बट काम भी कैसे चलता रहेगा, और थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ भी आपको अपनी सेवा देनी है और यहाँ अपना कर्म भूमि में भी अपना काम भी करना है। तो ये स्नेहा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा या बहुत बैलेंसिंग हो सकता नहीं, है? अभी तो देखो बैलेंस इस तरह हो रहा है क्योंकि टीवी तो मैं ज़्यादा कर नहीं रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो अच्छे शोज़ हमारी बात भी हुई थी वो भी पोस्टपोन हो रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ओटीटी के कारण, या ओटीटी के कारण बोलूँ, या पूरा इंडस्ट्री हिला हुआ है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डाउन, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से। डिजिटल वर्ल्ड के कारण। आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि सीरीज अभी वर्टिकल फॉर्मेट में आ रही है, मतलब जैसे आप रील्स और वो सब देखते हैं वैसे सीरीज देख पाओगे। तो किसी को ना समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, तो वो पकड़ लेने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो ठीक है ना, हर किसी को अपना अपना टाइम चाहिए, मुझे भी अपना टाइम चाहिए, तो इंडस्ट्री जब तक अपना टाइम लेगी तब तक मैं अपना टाइम इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने 2 मूवीज़ की इसमें, जिसमें ठीक ठाक अच्छा रोल था, तो वो आपका हो गया, वो काम हो गया। वो कि फिल्म में ज़्यादा मतलब शूट के दिन ज़्यादा होते नहीं, प्रिपरेशन के दिन ज़्यादा होते, तो मैं वृंदावन भी कर लेती हूँ, कृष्ण से प्रेम भी कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, तो मैनेज हो जाता है। हाँ, बट आजकल मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात किया, उनका ये कहना है कि जैसे मैंने डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, राइट? जो अच्छे एक्टर हैं उनका और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो एक साथ में आ रहे हैं मंच पर आजकल, है ना? इसको लेकर के बजट में थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे बजट पर इफेक्ट पड़ा है। हाँ, ये होता है, मैंने ये सुना था, ये फॉलोवर्स देख के आपका बजट डिसाइड करते कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं तो आपका इतना बजट है, लेकिन ऐसा है नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। मेरा तो लोगों ने टैलेंट देख के ही किया। लेकिन और देखो जहाँ पे रियल टैलेंट है ना, वहाँ पे वो रियल टैलेंट है। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने ऐसे देखा है। हाँ देखो, ये रियलिटी शोज में जाते हैं तो ठीक है, मे बी दे विल शाइन देयर, बट एक्टिंग करना हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता। कि आप मतलब जैसे मुझे अगर आप बोलो कि इन्फ्लुएंसर की तरह वो कर लो, मुझसे नहीं होता, मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मुझे आप मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे ना, मैं नकली नहीं बिहेव कर सकती। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरे पीछे एक सोशल मीडिया टीम थी कि नहीं नहीं सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाएंगे, ये बनाएंगे, मुझसे नहीं होता था। मैं बोलती थी जो मुझे आता है वो मुझसे करवाओ, जो नहीं आता वो मुझसे मत करवाओ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझसे होगा नहीं। मुझे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जब फोटोज भी खींचते हैं ना तो मुझे पूछना पड़ता है कि भैया पोज बताओ कि मैं कैसे पोज करूँ। मैं इतनी, आई एम सो बैड एट इट। बट आप एक्टिंग करवा लो मुझसे, हो जाएगी कैमरा के सामने एक्टिंग। लेकिन मैं वो नहीं कर पाती जैसे जो इन्फ्लुएंसिंग का काम है। कितने लोगों ने बोला, अभी भी पूछते तुम्हारी स्किन केयर रूटीन बताओ, ये बताओ वो बताओ, मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। अब मेरे घर आ जाओ, मैं सब दिखा दूंगी आपको, मैं ये लगाती हूँ, मैं ये लगाती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं सुबह ये करती हूँ, रात में वो करती हूँ, मैं सब बता दूंगी आपको। लेकिन मुझसे ना वो कैमरे के सामने कि ऐसा वैसा ये नहीं होता मुझसे, इट बिकम्स वेरी फेक। अब यही चीज आप इन्फ्लुएंसर से एक्टिंग करवा लो तो नॉट नेसेसरीली एवरीबडी कैन डू इट। जैसे कुछ एक्टर्स है जो इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन सबसे सब नहीं हो पाएगा। तो जहाँ टैलेंट है वहीं आगे बढ़ेगा, जहाँ पे नहीं है वो ऑब्वियसली पीछे ही हो जाएगा। क्योंकि बीच में एक ऐसा वेव आया था, आई थिंक कोविड से पहले आया था, कि जिन्होंने मिलियन फॉलोवर्स है उनको कास्ट कर रहे थे, ना बहुत काम मिल रहा है उनको। तो लेकिन क्या हुआ, सबको पता है कि स्क्रीन के आने बाद सब कुछ। हाँ, आप डायलॉग बोलना भी बहुत ज़रूरी है ना, आपकी मतलब परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी होता है। ओके, इस पूरे सफ़र में कोई चाहे आपके को स्टार रहे हों या फिर कोई भी रहा हो जो मिसिंग हो गया हो और आज आप बहुत मिस करते हो या याद करते हो? कोई भी नहीं है लाइफ में जिसे आप बहुत मिस करते हो? आपके ज्योति के ही थे समीर, आई थिंक, जो आई थिंक सब देखो वैसे मेरा उनका कोई बॉन्डिंग नहीं था, हम लोग काम करते थे साथ में, लेकिन हाँ बुरा ये शॉकिंग था सबके लिए, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन वो टाइम ही ऐसा था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होने क्या वाला है। तो आई वुडंट प्रेफर टू कमेंट ऑन व्हाई और वेयर, यू नेवर नो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन
जब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब ऐसी चीज़ें आपके साथ जीवन में होती है ना, अपनी फैमिली को मत छोड़ो, अपनी फैमिली पकड़ के रखो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आपकी असलियत जो है ना जीवन की, वो आपकी फैमिली आपके सामने रखी है। स्ट्रेंथ वो आपकी फैमिली आपके सामने। हमारे घर में आप मतलब होंगे कुछ लोग जो अपने बच्चों को राजा बेटा रानी बेटा करते होंगे, लेकिन हम्बल तो वही रखता है ना आपको। मुझे याद नहीं आज तक मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने मुझे कभी सेलिब्रिटी टाइप्स फील करवाया, कभी नहीं। घर में नीचे बैठ के खाना खाओ, ऊपर नहीं। हमारे घर में तो आज भी वही रूल है कि नीचे बैठ के खाना खाओ, ऊपर क्या है, जमीन पे बैठो। तो आप ये ग्राउंडिंग लेवल बहुत ज़रूरी है और ये फैमिली से ही मिलता है। एग्जैक्टली। सो लास्टली स्नेहा, क्या कहना चाहोगे? आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक तरह से आप इतनी ज्ञान की बातें कर रही हो, ये सब कैसे आ रहा है? मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। ये देखो, ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। Yeah. दीज आर माई एक्सपीरियंसेस जो आपने पूछे, जो मैंने बताया है। वैसे मोटिवेशन का काम मेरा है ही, मोटिवेशन करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग तो हैं। कोई फ्यूचर प्लान है स्नेहा आपका? क्योंकि आपका एक बहुत लगाव भी हो रहा है उधर से, और कहीं हो सकता है कि ठाकुर जी आपको राह दिखा रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कुछ? मेरा तो मन है भाई कि मतलब मैं काम भी करूँ तो वृंदावन में करूँ, रहूँ भी तो वृंदावन में रहूँ, सो तो वृंदावन में रहूँ, उठूँ तो वृंदावन में उठूँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ मतलब एक तो है, ये तो मेरा मतलब ये ख्वाहिश है कि वृंदावन वास मिल जाए बस। वैसे वृंदावन में रहना आसान नहीं है, Exactly. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बस मिल जाए, वहाँ रहना है बस। गर्मी होती तो इतनी गर्मी होती है, बारिश होती तो इतनी बारिश होती है, ठंड लगती तो इतनी ठंड लगती है कि मतलब नाक कान आँख सब बंद करना पड़ता है। बट वृंदावन वास मिल जाए, श्री जी का प्रेम मिल जाए बस। ओके, चलते चलते कोई है सपना आपका जो आप पूरा करना चाहती हैं, या अभी अधूरा रह गया हो और उसको पूरा करना ही है आपको लाइफ में, चाहे जैसे भी? पता नहीं, ऐसा कोई सपना पहले तो थे बहुत ऐसे, जब मैं बहुत प्रोफेशनली एक्टिंग करती थी तब ऐसा बहुत लगता था कि मुझे ये रोल करना है, मुझे वो रोल करना है। अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है, कर लिया, सब कर लिया। सपना पूरा मतलब एक मुझे विलन का रोल करना था, वो भी मैंने कर लिया। ना उम्र की सीमाओं में, वो एकदम स्वीट विलन बनी थी, वो भी कर लिया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं अभी। मुझे बस एक ही सपना है, मैं चाहती हूँ ऐसा कि मेरा जो जीवन आगे बढ़े, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो म्यूज़िक करियर में हो, चाहे कहीं भी हो। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे जीवन में कि लोग मुझे देख के सिर्फ यही बोले राधे राधे। क्या बात, सही बात बोला आपने। तो जो भी फैंस आपको देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि स्नेहा जो है अब संन्यास लेने वाली हैं, ले रही हैं, तो उनके लिए फाइनली एक मैसेज दे दिए ताकि उनको ये बात क्लियर हो जाए। नहीं भैया, संन्यास लेना कोई खाने का काम थोड़ी है कि संन्यास मिल गया और खा लिया। देख लो संतों को कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। और ये आसान भी नहीं है। बहुत त्यागना पड़ता है, सब मैंने जैसे पहले भी बोला, बहुत त्यागना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अब तक मैं उस लेवल पे पहुंची हूँ कि मैं सब त्याग दूँ, सब छोड़ दूँ, घर वालों को छोड़ दूँ, अपना सब कुछ छोड़ दूँ। और ना होता क्या है पता है, आज मैंने डिसाइड भी कर लिया अगर मैं त्याग रही हूँ, ठीक है, फिर भी मेरा चेहरा ऐसा है ना कि लोग पहचान लेते हैं, ठीक है, आप चलो जाओ कहीं जाओ, वैसे तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिमाग बैक ऑफ द माइंड रहता है। लेकिन नहीं, संन्यास तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। संतों की सेवा करूँगी, मैं कर लूँगी, जितना जितना मुझसे हो पाएगा, जितना ठाकुर जी कृपा करेंगे उतनी मैं कर लूँगी, लेकिन संत बनना आसान नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच नेहा हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ऐसे ही बैलेंस रहे और दोनों काम करती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।